महिला को भाग लेने का अधिकार था। यह संस्था अध्ययन और अध्यापन से संबंधित विगत की अपन बात करेंगे। आर्यों की प्राचीनतम संस्था जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। इस संस्था में अध्ययन और अध्यापन का यानी पढ़ाई लिखाई का काम किया जाता है। अध्ययन अध्यापन से संबंधित ऋग्वेद में विदर्भ का 122 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विदर्भ संस्था का 122 बार उल्लेख मिलता है, यानी 122 बार इसका नाम लिया गया है। विदर्भ का एक संस्था थी, कमेटी, एक समिति, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। इस संस्था का जो काम था वो था अध्ययन अध्यापन, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख होता है? 122 बार उल्लेख होता है। क्या दे रहे हो? मणिवंत बात करते हो? जोड़ा था। दूसरा वाला कहाँ गया? सावधान रहना। इसका ऑपरेटर कौन है? चालू है बंद है? चालू है। कभी से? आप गया? अगर साहब आ भी जाता है तो ऋग्वेद के नंबरों का अपना अगला शब्द की सभा। सभा में आपको लिखना है क्या हो गया? तो साफ आ गया। सभा में लिखिए, इसे नरिष्ठा कहा जाता है। सभा को नरिष्ठा कहा जाता है। महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार।
सामान्य जनता की संस्था और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख होता है। सभा, इसे गरिष्ठा कहा जाता था, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। सभा में सामूहिक रूप से विवाद मामले सुलझाए जाते थे। यह सामान्य जनता की संस्था थी और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख होता है। और विगत का कितनी बार मिलता है? 122 बार। 122 बार। और इंद्र का 200, सूर्य का 200 और गंगा नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। दशरथ की युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? किस किस के बीच लड़ा गया? दशरथ के और दशराजाओं के बीच। सुदास और दशराजाओं के बीच। किस नदी के किनारे? कौन सी? रावी। रावी का प्राचीन नाम? रावी का प्राचीन नाम परशुनी। सतलज का प्राचीन नाम? सतलज का प्राचीन नाम झेलम। शतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। झेलम का प्राचीन नाम? झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम? चिनाब। अष्टमी। छाप लिया? अगले वीक में सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। केवल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा। ठीक है? केवल सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक तो है कि 50 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। कोशिश रहेगी और भी ज्यादा, लेकिन वो एमआर पे नहीं होगा। वो एमआर पे तो अलग होगा जब आपके एक दो टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे ना, उस हिसाब से। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप टॉपिक का रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस का आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने हैं, टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चंस का भी आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे एक या दो दिन लेट आए हैं वो अपने किसी भी छात्र से उसकी नोटबुक लेकर के उसको लिख लेना। अगर नहीं लिखे हुए किसी को तो मैं सर से बोल दूंगा, ग्रुप में आपको पूरा पेज का फोटो मिल जाएगा। ठीक है ना? उसमें से आप पढ़ लेना या अपने हिसाब से लिख लेना। गरीब आदमी है, तेरा मुकाबला नहीं होगा एक बार। अगला समिति यह है सामंत और उच्च वर्ण के लोगों की संस्था। यह धनी, सामंत और उच्च वर्ण के लोगों की संस्था थी। इसमें महिलाओं को भाग लेने का
वर्ग नहीं था। उच्च वर्ण, उच्च वर्ण, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं। यह राजा पर नियंत्रण का कार्य करती है। यदि विदर्भ तो प्राचीन थी, सबसे प्राचीनतम संस्था, जिसमें किसी भी विवाद को सामूहिक रूप से बैठ करके आपस में सुलझाया जाता था। सभा की अपन बात करते हैं तो सभा में जो सामान्य जनता थी, सामान्य जनता अपनी बातों का निपटारा करती थी, ठीक है। और समिति की बात करते हैं तो इसमें केवल धनी वर्ग, सामंत, यानी जो प्रशासनिक जो लोग थे वही इसमें शामिल होते, जिसमें अमीर लोग हो गए, सामंत हो गए। उच्च वर्णों की अपन बात करेंगे जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय। विगत में और सभा में महिलाएं भाग लेती, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। हाँ, समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसी के साथ आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है, ठीक है। भाई ऋग्वैदिक काल में आपने देखिए ऋग्वेद पढ़ा, फिर अपन ने थोड़ी सी चर्चा हुई वेद के हिसाब से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की होगी। फिर अपन बात करते हैं इससे आपने पढ़ाई की सभा, समिति, गुजरात को उल्लेख याद रखना है, मंडल याद रखने हैं। क्लियर बात है? यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। छाप लिया सभी ने? अगली हेडिंग आई है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? 1000 ईसा पूर्व से, और ऋग्वैदिक काल का समय कितना था? 1500 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था धर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो जाती है। यदि ऋग्वैदिक काल में तो व्यवस्था की जो वर्ण थी, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? कौन सा?
मंडल में है? 10वें मंडल में। तो वही तो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वही तो है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में मिलता है। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। कितने वर्ण बताए गए? 4। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति वैश्यों की उत्पत्ति गंगाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति बैलों से। वही वर्ण व्यवस्था है। तो ऋग्वैदिक काल में तो कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धर्म आधारित ना होकर किस पर जाती है? एक धर्म आधारित। यानी जो ब्राह्मण के कुल में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण होगा, जिसने क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया वो क्षत्रिय, और वैश्य परिवार में जन्म लिया तो उसने वैश्य हो गया, और शूद्र परिवार में लेने वाला शूद्र बन गया। तो ये किस पर आधारित हो जाती है? जन्म पर आधारित हो जाती है। क्लियर बात? यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कबीलाई जीवन समाप्त हुआ, और प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया राजा बना। वहां तो कबीलाई जीवन समाप्त हो जाता है, पहले कुल ग्राम इस जनराज तक था। वहां के अब आगे जब ये कबीलाई जीवन था, जैसे छोटे छोटे गांव के समूह परिवार को भी जिसमें शामिल किया गया था, तो वहां की सभी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है, और मुखिया कौन बन जाता है? राजा बन जाता है। प्रशासनिक इकाई ऋग्वैदिक काल में कितनी इकाइयां थी? ऋग्वैदिक काल में कितनी प्रशासनिक इकाइयां थी? 5। ऋग्वैदिक काल में कितनी थी? 5। और उत्तर वैदिक काल में कितनी हो जाती है? 7। तो क्या रहेगा क्रम? कुल, ग्राम, देश, जन, राष्ट्र, आगे जनपद और महाजन। 2 इकाइयां और बढ़ जाती हैं, जनपद और महाजन।
छाप लिया सभी ने? देखिए एक लाइन लिखिए, लाइन लिखिए, दो लाइन। राजा ने, दो लाइन लिखिए, राजा ने, नोट में नॉर्मल लाइनें लिखिए। राजा ने प्रशासनिक, राजा ने प्रशासनिक तंत्र की, राजा ने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की, राजा ने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की, जिसे, राजा ने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की जिसे रत्निम कहा गया, रत्निम। राजा ने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की जिसे रत्निम कहा गया। लिख लिया? अब एक नोट, नोट में छापना है आपको, राजा सहित कुल रत्निम, राजा सहित कुल रत्निम 12 थे, 12 राजा सहित कुल रत्निम 12 थे। राजा के अलावा पूछेगा तो कितने बचेंगे? 11। और राजा के साथ पूछा तो 12। अब देखिए रत्निम है क्या? रत्निम का मतलब है यहाँ से इसने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की और नए क्या बना दे, कोष, नए पदों का सृजन किया। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने 11 नए पदों का सृजन किया और जिसका मुखिया स्वयं राजा बन गया। क्लियर है बात? उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया क्या कहलाता था? उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया क्या कहलाता था? राजा। क्या कहलाएगा? राजा। अब देखिए अपन बात करेंगे रत्निम की। कितने थे? इसमें सबसे जो पहला पद था वो कौन सा था? स्वयं राजा। और स्वयं राजा के पर बात करेंगे वो प्रशासन का मुखिया। एक पद बनाया जिसका नाम था पुरोहित, राजा का सलाहकार। राजा मुखिया हो गया, सर्वे सर्वा, और एक इसने पद बनाया पुरोहित जो कि इसका सलाहकार था। पुरोहित की बात करते हैं इसने इसको ब्राह्मण वर्ग से किया। एक पद था महिषी, राजा की मुख्य रानी, महिषी राजा की मुख्य रानी महिषी कहलाती है। और इसको तो आप जानती हो, राजा का बेटा या पुत्र जिसे अपन क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी। एक पद था राजपुत्र,
था भागदूत या पालागन, जिसका काम था राजस्व का टैक्स को इकट्ठा करना और संदेश भेजना। सेनानी, सेनानी यानी देखिए सेना का नाम है, सेना का मुखिया, सेनापति, सेनानी। एक पद था संग्रहण, संग्रहण होता था कोषाध्यक्ष, खजाने का अध्यक्ष, संग्रहण। सेनानी, सेनापति, संग्रहण, कोषाध्यक्ष। अक्षमाप, राजा के साथ पासा खेलने वाला, अक्षमाप, राजा के साथ पासा खेलने वाला, अक्षमाप। शूर होता था रथकार, रथकार जो कि युद्ध में राजा का मार्गदर्शन करता था। रथकार जो कि युद्ध में राजा का मार्गदर्शन करता था। सापियर, ये नोट लगाओ, ये नोट कौन है? बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नो याद रख लेना। लॉ में भी देखो आपको तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 5 बार। भाई राजा को आप पहचान लेंगे, कोई को आप पहचान लेंगे, ठीक है। महिषी का आज तक पूछा नहीं है, महिषी का आज तक पूछा नहीं है। एक तो भागदूत यानी पालागन, ठीक है, भागदूत यानी राजस्व का संग्रह करने वाला, और पालागन यानी संदेश भेजने वाला। सेनानी आप पहचान लेंगे, और एक याद रखना है आपको, ये संग्रह है, संग्रह, कोषाध्यक्ष, इनमें से पूछेगा भागदूत, पालागन और संग्रह। पेपर में क्या है विषय? आपने वो रख भी क्या? नेक्स्ट इन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार की, उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। नंबर फर्स्ट अनुलोम विवाह
और नंबर सेकंड प्रतिलोम विवाह। उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला और प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष। दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, जबकि प्रतिलोम में उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। निम्न जाति। नेक्स्ट के उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पांच प्रकार के यज्ञों का उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। इसमें नंबर पर देखिए राष्ट्र यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गिरिविष्ट यज्ञ, और पुत्रेष्टि यज्ञ। राष्ट्र वाजपेय, अश्वमेध, गिरिविष्ट और पुत्रेष्टि। तो ये वाइब्रेट कर दिया था। कौन को वाइब्रेट कर दिया था? जरूरी की मना नहीं कर रहा। फोटो भेज देंगे, इसमें भी नंबर ले लीजिए। कौन को? ऑफिस में जाके कराना है, इधर का बड़ा काम है, मेरे से नहीं होगा। हाँ, तो यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, वाजपेय, अश्वमेध, गिरिविष्ट और पुत्रेष्टि। राष्ट्र यज्ञ कब किया जाता था? राजा के सिंहासन पर बैठते समय, यानी राजा बनते समय, जब कोई नया राजा बनता था, राजअभिषेक होता था, तो उस समय कौन सा किया जाता था? राजसूय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ राजा में दैवीय शक्तियों का आरोपण, यदि तो
अश्वमेध यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, ये तो पढ़ा होगा आपने, अश्वमेध घोड़ों को जोड़ा जाता था, क्योंकि घोड़ा जिस भाग में होकर के निकल जाएगा वह राज्य में अपने में शामिल हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, अकाल के समय, अकाल के समय राज्य की भलाई के लिए किया जाने वाला है। कृष्ण यज्ञ अकाल के समय राज्य की भलाई के लिए किया जाने वाला है। और पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसा इसका नाम है, पुत्र की प्राप्ति हेतु राजा द्वारा किया जाने वाला है। महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। आपको एक शब्द याद रखना है, उर्वरा, उर्वरा कृषि योग्य भूमि। उत्तर वैदिक काल में जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसे उर्वरा कहा जाता है। नेक्स्ट है खेल। खेल तो आप जानते ही हो, खेल नहीं पढ़ाया था खेल के बारे में, और खेल पढ़ाया था। खेल को कहा जाता है प्रति, समझिए तो, प्रति जानते हो, नहीं जानते, पढ़त इसको भी नहीं जानते। नहीं होना है, अगर खेले पूछा जाएगा तो खेले क्या है, ऋचाएं, जिनको अपन श्लोक या मंत्र बोलते हैं, क्लियर है ना। खेले तो क्या है, ऋचाएं, श्लोक, मंत्र और
सिरा तो जानते हो, सिर के ऊपर के हिस्से को सिरा। हल, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा या लागल कहा जाता है। सीता, सीता गाय को भगवान रामचंद्र, सीता माता की जय। तो इसमें आपको याद रखना है हल की रेखाएं, जैसे जमीन को जब हल से जोता जाता था ना, तो वहां पे रेखाएं बनती है हल की कुछ ऐसे करके। हल रेखाओं को क्या कहा जाता था? सीता। और हल को सिरा या लागल। और हल चलाने वाला किसान कीवारा, और कीवारा कहा जाता था किसान। तो कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा। बंजर भूमि को हिल के अलावा बढ़ती के अलावा हल को क्या कहा जाता था? सिरा या हल रेखा को सीता, हल रेखा को सीता, और किसान को कीवारा। और एक आखिरी नोट छाप लीजिए, आखिरी नोट उत्तर वैदिक काल का 100 रुपए का नोट है, ये ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नैष्ठिक, शतमान, पाक और कृषल। उत्तर वैदिक काल में नैष्ठिक, शतमान, पाक और कृषल मुद्रा की, उत्तर वैदिक काल में नैष्ठिक, शतमान, पाक और कृषल मुद्राओं का प्रचलन था। यानी ये चारों मुद्राओं के नाम हैं, नैष्ठिक, शतमान, पाक और कृषल, जिसमें जो सर्वाधिक बार पूछा गया है, एक तो नैष्ठिक के बारे में और दूसरा शतमान के बारे में। वैसे पूछता है कि नैष्ठिक की मुद्रा प्रथा किसी पद का नाम, और दूसरा पूछा जाता है शतमान। नैष्ठिक और शतमान, पाक और कृषल चारों ही उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं। क्लियर है बात? इसी के साथ वैदिक सभ्यता सत्यनारायण की कतार समाप्त। प्रसाद बांटा जाए, पनीर भुनी नहीं है अभी तो, रुकते नहीं 10 मिनट, ठीक है। तो सभी भूलेंगे पर एक साथ। आर्यों की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, अभी तो गैस भी नहीं जलाया जा रहा, पनीर कहां से उठेगी? सबसे फर्स्ट में जो लाइन दिखाई थी वही पूछी है। अब बोले सर ऑप्शन दो, कढ़ैया लाओ, कड़छी लाओ, पूरा लाओ। सभ्यता बेटा, क्वेश्चन की भाषा, आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता, वैदिक सभ्यता कौन सी है? लिखा हुआ है पहले, इसलिए तो कहते नकल के लिए भी कभी जरूरत होती है। वैदिक
सभ्यता। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया से बताने वाला इतिहासकार आर्यों की उत्पत्ति तिब्बत से दयानंद ने और आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से गंगाधर शक्तिमान बाल गंगाधर तिलक ने और आर्यों की उत्पत्ति सप्त सैंधव प्रदेश किसने बताया था? डॉक्टर अविनाश। ये तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आर्यों का समाज था व्रत सत्तात्मक या मार्ग सत्तात्मक? व्रत सत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि विश्वामित्र द्वारा। अंतरकाय कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने हैं? कितने हैं? 4। कौन सा वेद लिखित रूप में प्राप्त नहीं है? कौन सा है? नित्य के नाम से किस वेद को जाना जाता है? नित्य के नाम से, नित्य रोजाना डेली। नित्य के नाम से किस वेद को जाना जाता है? नहीं पता? अल्लाह का जो कल से पत्थर जरूर लेकर के आऊंगा, जो नहीं बताया करेगा उसी में बैठ के देना। और पुरुषों के नाम से पौरुषों के नाम से किस वेद को जाना जाता है? श्रुति के नाम से किस वेद को जाना जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को अपौरुषोय, श्रुति और नित्य कहा जाता है। तीनों नाम किसके हैं? ऋग्वेद के। क्लियर बात? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,580। सूक्त कितने हैं? सूक्त कितने हैं? 1000। और कुल सूक्त पूछा जाए तो 1000। हिल्ले कितने हैं? हिल्ले 11 किसने कहा? 10,580। और बाल खेलने कितने हैं? बाल खेलने 11 है। क्लियर बात? यहाँ तक सबसे पवित्र नदी कौन सी मानेंगे? सरस्वती। गंगा का उल्लेख, यमुना का उल्लेख। विपाशा नदी का प्राचीन नाम, सॉरी आधुनिक नाम उल्टा हो गया। विपाशा का आधुनिक नाम कौन सी? वासे विपाशा, वासे व्यास। व्यास नदी। चिनाब का प्राचीन नाम और क्या है? आश्विनी। काबुल नदी का प्राचीन नाम, काबुल का कोभा। काबुल का कोभा। और कुर्रम का कोबरे। कुर्रम का कोबरे। बड़ा नहीं है टॉपिक है, अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना। सिंधु घाटी सभ्यता फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता रिवाइज कर लेना। जिसके पास लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि किसी बच्चे के पास, किसके पास लिखा हुआ है पूरा टॉपिक? जिसके पास एक ही क्लास बच रही है, किसी भी बच्चे का जिसके हैंडराइटिंग साफ हो, एक देश नहीं होनी चाहिए, तो उसका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का वो आप फोटो खींच लेना और स्कैनर से पीडीएफ बनाकर और उसे आप ग्रुप में छोड़ देना। कोई बच्चे हैं जो नहीं आए थे ना, वो उसमें से उसको नोट कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल से अपन शुरू करेंगे क्या? धर्म सुधारी आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? धर्म सुधारी आंदोलन। इसमें आपके जैन धर्म और